The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। आर मेंशन रूहानिका जैसे ही हॉल में आई वो बुरी तरह हैरान हो गई क्योंकि रणविजय इस वक्त हॉल में मौजूद था और किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने में व्यस्त था। वो बिना पलक झपकाए उसको देखने लगी। थोड़ी देर पहले की उदासी जो उसके चेहरे पर थी अब रणविजय को देखकर होंठों पर मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। रणविजय के को अपने चेहरे पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ तो उसने एकदम से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी चमकती हुई नीली आंखों का सामना सीधा रूहानिका की गहरी काली आंखों से हो गया। कुछ पल तक दोनों खामोश से एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और लम्हे भर के लिए सब कुछ ठहर गया। वो चाह कर भी एक दूसरे से नज़र नहीं हटा पा रहे थे और उन्हें आसपास का कोई होश नहीं था। जब सबसे पहले रणविजय ने अपने होश को संभाला और एकदम से अपनी निगाहें चुरा ली। रूहानिका भी तब तक संभल चुकी थी और दोनों के बीच एक अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसे उन दोनों को अजीब सा एहसास हुआ। किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, कैसे रिएक्ट करे। जब एकदम से रसोई से काकी बाहर आई और उनकी नज़र रूहानिका पर गई जो दरवाजे पर अजीब सी पोजीशन में खड़ी इधर उधर देख रही थी। उन्होंने कहा, बिटिया आप वहाँ क्या कर रही हैं? अंदर आइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आती हूँ। रूहानिका ने लंबी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, जी बिल्कुल, अभी मुझे इसकी ज़रूरत थी। काकी रसोई में चली गई और रूहानिका खुद को संभालते हुए रणविजय के पास आकर बैठ गई। हालांकि दोनों के दरमियान अभी भी काफ़ी दूरी मौजूद थी। जब काकी वापस आई और उन्होंने रूहानिका का कॉफ़ी और रणविजय की ब्लैक टी उसके सामने रख दी और फिर वहाँ से चली गई। रणविजय ने एक सिप ली और बिना उसकी तरफ देखे सवाल किया, तुम्हारा तो शूटिंग का वक्त है, फिर तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? रूहानिका ने उसे देखा, फिर वापस से नज़र झुकाकर आहिस्ता से कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। रणविजय ने 2 पल खामोश नज़र से उसको देखा, फिर सवाल किया, लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्या कर दिया? रूहानिका ने कॉफ़ी का कप हाथ में लिया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए उंगलियां फेरते हुए बोली, क्योंकि उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस मिल गई है जो कि मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके पीछे एक तगड़ा सपोर्ट है, जो उन्हें इन्वेस्टमेंट दे सकती है और अब उन्हें मुझ जैसी न्यू कमर की कोई ज़रूरत नहीं है। सो निकाल दिया। इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि मैं पॉपुलर नहीं हूँ और अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। इस वक्त उसके चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। रणविजय को उसे ऐसे देखकर बेहद तकलीफ महसूस हुई। उसे ऐसा लगा कि बस अब वो उसे ऐसे नहीं देख सकता। उसने तुरंत अपने कप को टेबल पर रखा और उसके करीब आ गया। रूहानिका की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर बिखरने लगे जब रणविजय ने उसके हाथ से कप लिया और आहिस्ता से उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अगर सिर्फ यही कारण था जो उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया तो क्या तुमने उन्हें अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई? नहीं बताया कि तुम कौन हो, कि तुम मिसेस रूहानिका रणविजय सिंह रावत हो? रूहानिका ने एकदम से उसकी तरफ देखा। तब रणविजय ने कहा, बोलो, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो? रूहानिका ने कुछ देर उसके चेहरे को देखा, फिर सामने देखते हुए कहा, मिस्टर रावत, शायद आप भूल रहे हो कि मेरी ये आइडेंटिटी सिर्फ कुछ वक्त की है। आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि कब तक हम आप और मैं दोनों ही नहीं जानते कि कब तक हमारा रिश्ता रहेगा। आज है, कल शायद खत्म हो जाए। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रिश्ते की नुमाइश दुनिया के सामने करूं जिसकी उम्र क्या है मुझे खुद नहीं पता। कहते कहते उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसे देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं रणविजय को ना जाने क्यों उसकी बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे अपने दिल में तकलीफ का एहसास हुआ। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसने जो कुछ भी कहा था वो उनके रिश्ते की सच्चाई थी। काफ़ी देर तक दोनों के दरमियान चुप्पी छाई रही। जब फाइनली अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए रणविजय ने कहा कि मैं मानता हूँ कि हमारा रिश्ता टेम्प्रोरी है, मगर एक सच्चाई है जो तुम नहीं छुटला सकती, और वो ये है कि इस लम्हे में, इस वक्त में तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हारी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है। रूहानिका ने उसे खामोश नज़रों से देखा। रणविजय ने भी उसकी आंखों में देखा और फिर आहिस्ता से कहा, मैं उससे तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे देख के कोई भी ये बता सकता था कि अगर वो शख्स उसके सामने होता तो यकीनन रणविजय उसका बहुत बुरा हाल करता। रूहानिका कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसे कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। बेहतर होगा कि आप इन सब में ना पड़ें।
वैसे भी हमारे दरमियान सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई असल रिश्ता नहीं जो आप मेरी इंसल्ट का बदला लें। रणविजय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि इसमें तुम इन्वॉल्व हो, इसी वजह से मेरा इस मैटर में इन्वॉल्व होना भी लाजमी है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा तो रूहानिका अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके पीछे जाते हुए बोली, मैंने कहा ना आपको मेरे मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और उस हिसाब से जितना आप मुझसे और मेरे मैटर से दूर रहेंगे उतना फ्यूचर में भी और अभी भी हम दोनों के लिए बेहतर होगा। समझ आई कि मैं क्या कह रही हूँ? उसे अब गुस्सा आने लगा था, उसका सब्र जवाब देने लगा था। वो मानता था कि उनकी शादी नॉर्मल नहीं है, मगर रिश्ते की सच्चाई क्या है ये वो भी जानती थी। वो उसकी बीवी थी, उसका नाम उसके साथ जुड़ा था, तो वो कैसे लोगों को उसे जलील होने का हक दे सकता था, जबकि वो खुद भी कभी उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता था। इसलिए नहीं कि वो रूहानिका थी या इसलिए नहीं कि वो उसकी बीवी थी, बल्कि वो किसी भी लड़की की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास तौर से तब जब उसका नाम उसके साथ जुड़ा था। रूहानिका अपनी बात कहकर चुप हो चुकी थी और वो एकदम से उसकी तरफ पलटा था। उसकी आंखों में लाल डोरे तैरते हुए से दिखाई दे रहे थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसका गुस्सा किस हद तक अपनी चरम पर था। एक पल को तो रूहानिका ही उसका गुस्सा देखकर डर गई थी। उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा था, रणविजय ने अपनी हथेली आगे कर उसे लगभग अपने करीब खींच लिया था और कमरे में लेकर गया था। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। रूहानिका को दर्द हो रहा था, मगर वो उसके गुस्से को देखकर चुप रहना बेहतर समझ रही थी। रणविजय ने उसे कमरे में लेकर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो डरी सहमी उसके आगे खड़ी थी जब वो उसकी तरफ आया और उसके बाजुओं को पकड़कर गुस्से से कहा, एक बार की बोली बात तुम्हें समझ नहीं आती। मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूंगा, तो बात क्यों नहीं मान लेती? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी ही करनी है। मानता हूँ कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, मगर फिलहाल तुम मेरी वाइफ हो और यही हम दोनों के दरमियान मौजूद एक ऐसी सच्चाई है जिससे तुम या मैं या कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। इसीलिए अगली बार अगर तुमने कुछ ऐसा कहा और कुछ ऐसा किया तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सिर्फ उतना करो जितना मैं तुमसे कहूँ। अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर उसने उसे छोड़ दिया और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर से ही बाहर चला गया। रूहानिका अभी भी वैसी ही खड़ी, दम साधे खड़ी थी। उसके कानों में जब तक गाड़ी की जाने की आवाज़ आई, वो तब जाकर कहीं होश में वापस आई थी। वो दौड़ते हुए बालकनी में आई और जाती हुई गाड़ी को देखने लगी। उसकी आंखों में सूनापन था। आज उसके व्यवहार ने रूहानिका को बेहद तकलीफ पहुंचाई थी। उसे बहुत बुरा लगा था, मगर वो अपनी जगह गलत नहीं थी। उसने सच कहा था। क्या ज़रूरत है रणविजय को इस तरह से उसके लिए किसी से बदला लेने की? क्या ज़रूरत है रणविजय को उसकी उम्मीदों को बढ़ावा देने की? अगर कल को वाकई रूहानिका को उसकी आदत लग गई तो जब वो उसे छोड़ेगा तो क्या वो रह पाएगी? हरगिज नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो जज्बाती लड़की थी। यही सब सोचकर एक बार फिर उसे गहरा तकलीफ का एहसास हुआ और वो चेहरा नीचे कर आंसू बहाने लगी थी। इतना तो बुरा उसे शो के छूटने का नहीं लगा था जितना रणविजय के व्यवहार ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। खैर, रात के वक्त 11:30 बजे के आसपास वो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। काकी ने कितनी बार उसे आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश की थी, मगर उसने हर बार उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया था। अंत में हार कर वो खुद भी अपने कमरे में चली गई थी जब अचानक से रूहानिका का फ़ोन रिंग हुआ था। स्क्रीन पर नव्या का नाम फ्लैश हो रहा था। रूहानिका ने खुद को संभाल कर कॉल रिसीव की थी। नव्या, रू जल्दी से सोशल मीडिया साइट देख, रूहानिका ने सवाल किया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मत कर सवाल, खोल कर देख, तेरा दिल खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, मैं लाइन पर ही हूँ, मुझे तेरा रिएक्शन देखना है। ओके। रूहानिका ने ऐप ओपन किया और आज की ट्रेंडिंग पोस्ट को देखने लगी। जैसे जैसे उसने उसे पढ़ा, उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। टॉपिक्स कुछ इस प्रकार थे। डायरेक्टर मनोज गुप्ता ने किया शो बनाने से इनकार, इन्वेस्टर ने लिया इन्वेस्टमेंट वापस, निशा बघेल ने दिया स्टेटमेंट, शो आगे चलकर फ्लॉप होने वाला था, सो बंद होना ही सही था। और भी कई सारी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पूरे सोशल मीडिया साइट्स पर छाए हुए थे। रूहानिका के चेहरे पर हैरानी थी और फिर एक गहरी मुस्कान आई। वो समझ चुकी थी इन सबके पीछे रणविजय का ही हाथ था। उसने उसे कहा था वो उसका बदला लेकर रहेगा। अगर वो काम नहीं करेगी तो शो खत्म कर देगा। हालांकि उसने जाहिर नहीं किया था, पर वो जानती थी। इतना तो इतने दिन में वो समझ गई थी। सो उसने वही किया जो उसने कहा था।
नव्या काफ़ी देर तक उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश में लगी रही। जब उसने कुछ ना कहा तो उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, अच्छा लगा कि तुम खुश हो, मगर एक बात नहीं समझ आई, इन सबके पीछे आखिर कौन हो सकता है? मतलब यार, शाम तक सब कुछ परफेक्ट था, फिर अचानक से क्या हो गया कि सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई। रूहानिका को पहले ही सब बातों का अंदाज़ा था, सो उसने टालने के अंदाज में कहा, किसी ने किया हो, हमें उससे क्या लेना देना, हमारा काम हो गया ना, बस उससे मतलब होना चाहिए। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, वो यही डिज़र्व करती थी। दूसरे का हक छीनने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चल, मैं फ़ोन रखती हूँ, रात हो गई है। गुड नाइट, टेक केयर। दोनों फ़ोनों ने फ़ोन कट कर दिया। रूहानिका रणविजय के बारे में सोच रही थी। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद रणविजय कुछ ऐसा कर सकता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कुछ देर यूं ही मुस्कुराती रही, फिर उसे ध्यान आया वो अभी तक वापस नहीं आया। वो अपने कमरे में से बाहर आई और लिविंग एरिया की तरफ चली गई। पूरा हॉल खाली था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब सभी सर्वेंट सोने जा चुके थे और रणविजय वाकई घर वापस नहीं आया था। रूहानिका की नज़र घड़ी पे गई। रात के 12:30 बज रहे थे। कुछ देर वो यूं ही हॉल में खड़ी रही, फिर थके कदमों से कमरे में वापस आई। शायद रणविजय ने उसकी वजह से घर आने का प्लान कैंसिल कर दिया था। वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, फिर बेड पर आकर बैठ गई। नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी। इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लगी उसे पता न चला और वो अपना सर बेड से लगाए सो गई। सुबह 8:30 बजे रूहानिका ने अपनी आंखें खोली और हड़बड़ाकर उठ गई। उसने फ़ोन उठाया और टाइम देखते हुए खुद से कहा, काफ़ी देर तक सोती रही मैं। फिर वो तैयार होने चली गई। कुछ देर में तैयार होकर नीचे हॉल में आई। वो अभी भी खाली था। उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, मगर उसे वो कहीं नज़र नहीं आया। एक बार फिर उसके चेहरे पर उदासी आ गई। वो डाइनिंग एरिया की तरफ गई और काकी को तलाशने लगी। उसे किचन से बाहर आती हुई वो नज़र आई और उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उन्होंने टेबल पर रखी और उसे बैठने का इशारा किया। रूहानिका बैठ गई और प्लेट में चम्मच घुमाने लगी। जब काकी समझ रही थी कि उसकी उदासी का कारण क्या है, उन्होंने गुस्से से रणविजय को घर से बाहर निकलते देखा था तो कुछ देर बाद बोली, रणविजय सर कल रात को घर नहीं आए, कुछ हुआ था क्या आप दोनों के दरमियान? उसने एकदम से उन्हें देखा और आहिस्ता से कहा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो घर वापस न आए, ज़रूर उन्हें कोई काम होगा। उसके भाव देखकर वो आगे कुछ पूछना सही नहीं समझी। फिर उसने भी कुछ नहीं कहा और नाश्ता करने लगी। खाना खाया नहीं जा रहा था, सो 2-3 बाइट में ही उठकर चली गई। अपने कमरे में आई, तैयार होकर नीचे आई। अभी वो दरवाजे पर पहुंची जब उसे नितिन आता दिखाई दिया। उसे देख के कोई भी बता सकता था कि वो जल्दबाजी में था। उसे देखकर रूहानिका के चेहरे पर चमक सी आई। उसे लगा शायद वो भी वापस आ गया होगा। वो बिना पलक झपकाए दरवाजे को निहारने लगी। जब उसे ग्रीट करता हुआ वो रणविजय के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। क्योंकि वो रणविजय का राइट हैंड था, सो उसे स्टडी रूम में जाने की इजाज़त थी। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में फाइलों का ढेर लिए नीचे आया। अभी वो दरवाजे पर खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि उसे देखकर नितिन समझ गया कि वो क्या कर रही है, शायद उसके बॉस का इंतज़ार। सो उसके पास आया और आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, बॉस का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। अब आपकी मुलाकात उनसे 1 महीने बाद ही होगी, तो अपना ध्यान रखिएगा और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे या बॉस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बस उसे देखती रह गई। कुछ देर तक वो उसके जवाब के इंतज़ार में यूं ही खड़ा रहा, फिर घर से बाहर चला गया। रूहानिका पता नहीं क्या सोचकर जल्दी से उसके पीछे आई। वो गेट पर आई। उसे मेंशन से कुछ दूरी पर रणविजय की कार खड़ी दिखाई दी। इसका मतलब वो यहाँ तक आया था, मगर केवल रूहानिका से उसका सामना ना हो सो अंदर नहीं आया। इस ख्याल ने ही उसे शिद्दत से दर्द का एहसास दिलाया और उसकी आंखें आंसुओं से भरती चली गईं। नितिन को जब एहसास हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा। रूहानिका गेट पर खड़ी उसी दिशा की तरफ देख रही थी। उसने बेबसी से सिर हिलाया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। कल रणविजय को देखकर ही वो समझ गया था कि ज़रूर कोई बात हुई थी जिसका कनेक्शन उसकी मैडम से था, और आज उस उदास चेहरे को देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। उसने आहिस्ता से कहा, बॉस शायद आपको एक बार मैडम से मिल लेना चाहिए, देखिए तो उनके चेहरे पर कितनी उदासी है, मुझे लगता है वो आपका इंतज़ार कर रही थी। और वो कुछ कहता कि उसने एकदम से सर ऊपर उठाया था। रणविजय काफ़ी वक्त से फाइल को पढ़ने में व्यस्त था और उसने लगभग घूर कर नितिन को देखा था, सो वो चुप हो गया और सामने देखने लगा। ड्राइवर को चलने का इशारा किया। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और वहाँ से चली गई। उसने एक बार भी पीछे देखना ज़रूरी नहीं समझा। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए और
उसे शिद्दत से रणविजय के जाने की तकलीफ का एहसास हुआ। इतनी भी क्या बड़ी गलती हुई उससे जो उसने एक बार भी उसे बताना ज़रूरी न समझा। बताना तो छोड़ो, उसने एक बार उससे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या आज वो भूल गया कि वो उसकी वाइफ है? हाँ, तल्खी से हंसते हुए। वाइफ ना सही, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ही सही। फिर उसने खुद से कहा, बहुत बुरे हैं आप मिस्टर रावत, आई रियली हेट यू। देखना, मैं अब आपसे कभी बात ही नहीं करूँगी। उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और वहाँ से निकल गई। तो फाइनली आज का पार्ट यहाँ पर एंड हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड।